Hello, Butcher Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Chu. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are a dish mohabbat with a subject. तो बच्चा लोग कंप्लीट एक्सरेज का ये दूसरा सेगमेंट है एंड यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट में से एक क्वेश्चन पूछता ही है। आपके बोर्ड के अंदर ये टॉपिक कैंसिल हो चुका है, लेकिन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अगले 30, 35, 40 मिनट तक बने रहना, आपको प्यार हो जाएगा इस टॉपिक के साथ। इस तरीके से पढ़ाऊंगा एंड फर्स्ट टाइम है कि मैं एसएसपी प्लेटफॉर्म पर नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, राइट। सो प्रचंड बैच जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, प्रचंड बैच का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या चैनल के वीडियोस में जाइए। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा नीट का पॉइंट, नीट का चैप्टर वाइज पूरा रिविजन सेशन मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी है एंड कुछ इस तरीके के रिकॉर्डिंग सेशंस भी है। वैसे जनरली 6 से 8 में मैं लाइव आ रहा था, लेकिन पैर में बहुत गंदा सा हादसा हो गया, जिसकी वजह से हम अभी लाइव बैठ के कंटिन्यू कर रहे हैं इस तरीके से। तो बच्चा लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है उन्हें मैं कहूँगा कि ये हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम से मिल जाते हैं। एंड कल हम लोगों ने लाइमैन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा कर लिया था। अब एंट्री मारते हैं बच्चा लोग एक्सरेज के अंदर। जो बच्चे कल का सेशन नहीं देखे हैं वीडियो को जरूर देख लेना, प्रीवियस सेशन सब कुछ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो, तो एक्सरेज की प्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं कि एक्सरेज जब सबसे पहली बार पैदा हुआ था तो वो कैसे हुआ था। हालांकि सभी को पता है कि अगर आज हमें चोट लगती है, मुझे भी लग गया पैर में, तो एक्सरेज कराना पड़ता है। एक्सरेज आपके शरीर के अंदर की जो हड्डियाँ होती है उसका बहुत क्लियर कट इमेज दे पाता है। क्लियर कट कहना गलत होगा क्योंकि अब एमआरआई मशीन आ गई है, एमआरआई जो पूरा अंदर डीप तक और जा करके बताता है, लेकिन पहले एक्सरेज ही चलता था। तो यार एक्सरेज में ऐसी क्या खास बात है कि जिससे वो शरीर को पेनिट्रेट करके शरीर के अंदर जा करके हड्डियों तक का इमेज दे देता है। तो इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि एक्सरे एक ऐसी लाइट हुई या कुछ ऐसा कह सकते हैं कि सोर्स हुआ जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता होगा, राइट। अगर एनर्जी ज़्यादा है तभी तो वो शरीर को पेनिट्रेट करके शरीर के छोटे छोटे पोर्स में से अंदर जा करके हड्डी का इमेज हमें दे पा रहा है। तो इसको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉन्जन करके एक साइंटिस्ट थे बच्चा, और इन्होंने जिस तरीके का सिस्टम यूज़ किया था उसे कूलिज ट्यूब कहते हैं, कूलिज ट्यूब। ये बेसिकली आपको अलग अलग, अगर आप बुक में देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा, बट इसके अरेंजमेंट के अंदर 3-4 चीज़ें मेन है जो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये फिलामेंट है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। जनरली जब भी आप कोई बल्ब देखते हैं पीली वाली, खास करके इस तरीके से गांव में अभी भी ऐसी ही लाइट लगी होती है, पीली कलर की जो बल्ब होती है, तो उसके अंदर आप ऐसा देखते हैं इस तरीके के फ्यूज़ वायर होते हैं। फिलामेंट कुछ उसी शेप का होता है। तो मैं जो बनाने जा रहा था कुछ इंजेक्शन टाइप बन गया, बट डायग्राम से ज़्यादा फील इंपॉर्टेंट है, सो फील कराता हूँ मैं। तो ये जो फिलामेंट है बेसिकली इसमें से करंट पास होती है और इसे कैथोड नाम दिया गया है। फिनोमिना यहाँ पर ये है, फिजिक्स का फंडा यहाँ पर ये है कि जब इसमें से करंट पास होती है बच्चा, तो ये जो टंक्शन का फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से ये अपने में से, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होंगे, क्योंकि टंगस्टन गर्म हुआ, करंट उसमें से पास आउट हुई और इलेक्ट्रॉन्स चुबक चुबक करके बाहर निकल गए। व्हाट इज दिस चुबक? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा गेम, बहुत बड़ा गेम खेला जाता है। वो गेम क्या है कि इस स्पेस के अंदर यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है एक्सरेज को बनाने के लिए। यहाँ पर जो पोटेंशियल यूज़ करते हैं बच्चा, वो पोटेंशियल डिफरेंस, या कह दीजिए जो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, वो 20,000 से लेकर के 40,000 वोल्टेज तक का होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इतनी प्रचंड मात्रा की जो वोल्टेज है, एनर्जी है, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक करने के लिए पॉसिबल है? मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगी? आंसर है यस सर। सर बट यहाँ पर ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कह दे रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो यहाँ से पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि करंट के पास होने से, गर्म होने से निकल रहे थे, वो एनर्जेटिक हो गए। तो यहाँ पर छोटा सा फिजिक्स का एक फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला क्या, जरा देखिए। हम सब जानते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, राइट बच्चा लोग। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। बेसिकली W ही हमारे लिए एनर्जी है, यहाँ पर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर दूं, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है, एंड देन v। इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि वोल्टेज जितना ट्रमेंडस होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स नाउ इट इज़ प्रिटी क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है उसको ज़बरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस मिला,
और उस पोटेंशियल डिफरेंस के मिलने से ये अपनी पूरी ताकत के साथ एनोड पर टकराएगा। एनोड यहाँ पर ध्यान रखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के बनाए जाते हैं। मोलिब्डेनम यू कैन कंसिडर वन ऑफ द गुड ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जबरदस्त मात्रा लेकर के एनर्जेटिक होकर के टकराता है एटम के साथ, इस एनोड के मटेरियल के साथ, तो क्या सिचुएशन होगा। जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रॉन बहुत जबरदस्त मात्रा की एनर्जी लेकर के किसी के साथ टकरा रहा है। अब एनोड के अंदर भी तो बहुत सारे एटम है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम होगा। 6.023 10⁻23 हो जाता है एक मोल के अंदर। तो यहाँ पर तो एनोड का मटेरियल आप यूज कर रहे हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा एनर्जी लेकर के एनोड के साथ टकराता है तो फिर वो एनोड के यहाँ से इस तरफ से एक स्क्रीन पर देखा जाता है कि भैया हमें एक्सरेज मिलना शुरू हो जाती है। मतलब एक जबरदस्त एनर्जी वाली लाइट बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, वही होता है बच्चा एक्सरे। मोटा मोटा अगर आप कहानी को समझें तो कुछ भी नहीं है, कैथोड से करंट पास हुआ, फिलामेंट गर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, उस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जेटिक कर दिया। कैसे? हमने जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, वो एनर्जेटिक हो गया। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के वो ठप करके एनोड के साथ टकराता है और फिर थोड़ी देर के बाद हम यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं बच्चा कि हमें एक लाइट दिखाई देती है जिसे हमने एक्सरे कह दिया। ये तो हमने मोटा मोटा कहानी समझा। अब हम थोड़ा डीप में जाएंगे, कुछ ग्राफ से समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। क्लियर है बात यहाँ तक बच्चा लोग? ठीक है, तो प्यार वाला बटन दबा दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, लगातार नीट एंड बोर्ड के कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। अब आइए एक्सप्लेनेशन ऑफ लैम्बडा मिनिमम। बच्चा अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि जो मेरे पास स्क्रीन था, जो पर्दा था, उस पर्दे पर मुझे अलग अलग एक्सरेज दिखाई दे रहे हैं, तो गलत नहीं होगा ना। अलग अलग एक्सरेज का क्या मतलब हुआ? जरूरी थोड़ी है ना है कि जितने भी लाइट मुझे दिखाई दी या जितने भी एक्सरेज मुझे दिखाई दिए सबकी इंटेंसिटी एक जैसी हो। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, पहले वो सोचो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन्स निकला है? आंसर है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं। तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जो बहुत ज़्यादा साइको टाइप नेचर वाले हो। मैं साइको नेचर वाले इलेक्ट्रॉन्स किसे कहता हूँ? अगर आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलता हुआ इमेजिन करें तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से भी निकल सकता है, सेकेंड ऑर्बिट से भी निकल सकता है, थर्ड ऑर्बिट से भी निकल सकता है, लास्ट ऑर्बिट से भी निकल सकता है। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वाला ऑर्बिट विच इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, ट्राई टू फील दिस पॉइंट, मजा आ जाएगा बच्चा लोग। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स by clearing the concept of it, they will come in your life when you realize that you are in love with physics. So whenever the electron coming out from the orbit which is very close to nucleus, it must be very very super energetic, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ उसका जबरदस्त बॉन्डिंग था और आप उसे तोड़ करके बाहर निकालना चाहते हैं, तो इट मस्ट बी एनर्जेटिक। तो वैसा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एनर्जेटिक होता है और फिर आप उसको और ससुरा एनर्जी दे दिए 20,000 से 40,000, तो वो धबाक करके एनोड के अंदर घुस जाएगा। जब अंदर घुस जाएगा तो हो सकता है एनोड के एटम के अंदर घुस जाए। कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड के एटम के साथ टकराए और कुछ तो इतने खतरनाक थे जो एटम के अंदर घुस गए। तो जब अंदर घुस गए तो ऑर्बिट को तोड़े, ऑर्बिट को तोड़ करके, ऑर्बिट को तोड़ना मतलब ऑर्बिट के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़े, फिर वो लोग बाहर निकले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द कैथोड ट्यूब। सम ऑफ देम आर साइको, सम ऑफ देम आर लेस साइको। इस वजह से जो मुझे स्पेक्ट्रम यहाँ दिखाई देगी उसमें से कुछ एक्सरेज की इंटेंसिटी कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है सबसे बेस्ट एक्सरे कौन सा होगा जो मार्केट में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कि भैया ये अच्छा एक्सरे है। एक होता होगा ना सॉफ्ट एक्सरे, एक होता है हार्ड एक्सरे। ट्राई टू फील दिस पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट एक्सरे? सॉफ्ट एक्सरे वो हुआ जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम है और हार्ड एक्सरे वो है जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज को हम पेनिट्रेटिंग पावर से कंसिडर कर रहे हैं, बट एक्सरेज अच्छा एक्सरेज तब है जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। करेक्ट बात है। अगर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है इसका मतलब है कि E इज इक्वल टू HF के हिसाब से बच्चा लोग एनर्जी को मैं ज़्यादा करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो दैट F इज इक्वल टू C बाई लैम्बडा, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। कैट माने बिल्ली होता है लेकिन यहाँ C स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो लैम्बडा को मिनिमम करना होगा। यही इसीलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ लैम्बडा मिनिमम। तो वही एक्सरे सबसे अच्छा एक्सरे माना जाएगा जिस एक्सरे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। और इसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जरा एक फॉर्मूला को समझिए। हाफ mv स्क्वायर, ये एनर्जी मिल गई E इंटू वी की वजह से।
ये V को मैं अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है 20,000 से 20,000 से 40,000 वोल्टेज तक, ठीक है। तो यही जो एनर्जी है वो हमारे लिए EVA है। एंड बच्चा लोग इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, HC बाई लैम्बडा, ठीक है। तो ये आपका HC बाई लैम्बडा हो गया, यहाँ पर लैम्बडा मिनिमम कह दीजिए, और ये EVA हो गया। सो फाइनली हमें जो लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू दिखाई दे रही है वो लैम्बडा मिनिमम हो गई HC अपॉन में EVA। चलिए मैं इसे ब्रैकेट से क्लोज कर दूं ताकि इसे आप अच्छे से याद रख सके। तो सवाल का आंसर क्या है कि भैया बेस्ट एक्सरे कौन सी है? बेस्ट एक्सरे वो है जिसका लैम्बडा मिनिमम है। अब लैम्बडा मिनिमम किसका होगा? जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए आप देख रहे हो 20,000 से 40,000 वोल्टेज दिया जाता है टू प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ एक्सरेज, जो आपकी बोन्स की पिक्चर्स को लेकर के स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये है लैम्बडा मिनिमम, राइट। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं बच्चा, और अच्छे से समझते हैं कि हमें एक्सरेज को और बेहतर समझना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़बरदस्त एनर्जी वाले हैं, बहुत ज़्यादा साइको नेचर वाले हैं। और वो कौन से हैं? जो यहाँ से निकल रहे हैं, ये न्यूक्लियस, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा साइको नेचर वाले हैं। तो ऐसे साइको नेचर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में पेनिट्रेट कर देते हैं एनोड के एटम को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एटम को इमेजिन करा, ये किसका एटम है? एनोड का एटम है। और ये क्या दिखा रहा है? ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, साइको एनर्जी, जो कि हमारे कैथोड से निकली, राइट। अब ये इतनी ज़बरदस्त एनर्जी है कि ये जो ऑर्बिट है, ये वाले ऑर्बिट, इसको पेनिट्रेट करते हैं। अब न्यूक्लियस के आसपास सबसे पहला वाला ऑर्बिट n=1 को K सेल कहा जाता है, n=2 हो उसको L सेल कहते हैं, n=3 हो उसको M सेल कहते हैं। बेसिकली KLMN हम पढ़ते हैं, एंड SPDF और ऑर्बिट्स होता है। तो ये सेल्स हैं KLMN, हम यहाँ पर 3 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर टक्कर इतनी खतरनाक हुई इलेक्ट्रॉन की एनोड के एटम के साथ कि वो उसको डीप में पेनिट्रेट कर दिया, और इतना जबरदस्त टक्कर हुआ कि उसने के सेल के इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दिया, तो स्टेबिलिटी तो खराब हो गई। अगर यहां से n=1 से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो जो n=2 में बैठा इलेक्ट्रॉन है वो तो सोचेगा यार नीचे वाला खाली हो गया, चलो हम कूदी मार लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छा लगता है, वो कभी भी हायर ऑर्बिट वाले स्टेट में नहीं रहना पसंद करता। ये हमने कल भी सीखा था। तो फिर से समझिए, कैथोड से निकला वाला साइको इलेक्ट्रॉन इतना खतरनाक था कि उसने एटम, एनोड के एटम को पेनिट्रेट किया और इतना अंदर घुस गया कि उसने n=1 यानी कि K सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर एक वैकेंसी आई, और इस वैकेंसी को कंप्लीट करने का काम फुलफिल किसने किया? L भी कर सकता है, M भी कर सकता है, N भी कर सकता है। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर इस तरीके के पेनिट्रेशन से n=1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और बच्चा लोग n=2 का इलेक्ट्रॉन आकर के उसकी कमी को पूरा कर देता है, तब जो एक्सरे बाहर निकलती है उसको K अल्फा एक्सरे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा होता कि n=1 से बाहर निकल के n=3 से आता, तो उसको हम K बीटा एक्सरे नाम देते हैं। सीक्वेंस पकड़िएगा, ऐसा होता कि n=1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता और n=4 से आता, इसको आप K गामा एक्सरेज कह देते। बोलो पिक्चर क्लियर बच्चा लोग? इन द वेरी सेम वे सिचुएशन ये भी हो सकता था क्या, कि सर n=2 से बाहर जाते, 1 से तो आएगा नहीं, लोअर से हायर में जंप नहीं करता, उसके ऊपर से ही आता है। अगर 2 से बाहर जाता और n=3 से उसकी कमी को पूरा करता, तो इसको हम कहते L अल्फा एक्सरेज। n=2 से बाहर जाता, n=4 से आता, इसको हम L बीटा कहते, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है, हम K अल्फा, K बीटा, K गामा, K डेल्टा या वॉट एवर इट इज, K एक्सरेज तब नाम देंगे जब n=1 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए 2, 3, 4 से लोग आ रहे हैं। करेक्ट बात। हम L अल्फा सीरीज किसे कहेंगे? जब n=2 से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि M एक्सरेज किसे कहेंगे? जब n=3 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और 4, 5, 6 से उसकी कमी को लोग पूरा करने के लिए आ रहे हैं।
ये बात आप समझे? तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम है। जो आपने स्क्रीन देखा था यहाँ पर कूली स्टीप के बाहर, उस स्क्रीन के अंदर अब हम नामांकन करना शुरू कर चुके हैं कि भैया के अल्फा एक्सरेज, के बीटा एक्सरेज, के गामा एक्सरेज एंड के डेल्टा एक्सरेज। राइट बच्चा लोग, इसी सब ऑब्जर्वेशन पर से एक ग्राफ देखा गया, बनाया गया प्रैक्टिकल करते करते, एंड वो ग्राफ था इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज वर्सेस वेवलेंथ। और ग्राफ बड़ी खतरनाक आई, बड़ी प्यारी सी आई। कई बार ये ना डायरेक्ट ग्राफ पूछे गए हैं, एंड मैंने जेई मेंस के पेपर में भी देखा है, एंड नीट में भी आपको देखा गया है कि डायरेक्ट ये ग्राफ आ जाता है कि इनमें से विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। इसको याद करने के लिए आप चूहे का शेप समझते हो, बचपन में चूहा बनाते थे तो कान ऐसे रहता था, तो देखिए ध्यान से, तो ये मूषक राज के चूहे के जैसा ही लग रहा है। बट यहाँ पर एक सवाल उठता है मन में कि सर शुरू में तो हमें ये लैम्बडा थोड़ा कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, फिर सडनली कुछ वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी जो है बढ़ गई। एल बीटा के लिए थोड़ी कम है, एल अल्फा के लिए ज़्यादा है, के अल्फा के लिए बहुत ही ज़्यादा और के बीटा के लिए बहुत ही कम है। ये तो प्रैक्टिकल से आया होगा, वैल्यू रख रख करके अलग अलग मोलिब्डेनम एटम, टंगस्टन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनोड के ऊपर ट्राई कर करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानी जाती है कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर आप पढ़ते हो ना पूरा कैरेक्टर उसका कि ये कैसे बिहेव करता है, तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट से ही होता है। बट सवाल यहाँ उठता है कि के अल्फा की इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है और के बीटा की कम क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ये देखिए बच्चा लोग, अगर आप बहुत ध्यान से समझो, वो कलर नीला लेता हूँ इस बार, बहुत अगर ध्यान से समझो तो हम लोगों ने n=1 का मतलब क्या बोला था। ये कलर बढ़िया नहीं दे रहा है, मज़ा दे नहीं दे रहा है, वाइट ले लेते हैं। हाँ, हमने n=1 के लिए जो एनर्जी कही थी वो थी हमारे लिए कितनी बच्चा लोग, माइनस में 13.6 EV, राइट। n=2 के लिए हमने कहा था माइनस में 3.4 EV, ठीक है। n=3 के लिए बच्चा लोग हमने कहा था माइनस में 1.51 EV, राइट। n=4 के लिए हमने कहा था माइनस में 0.85 EV। अब जरा सोच के देखो के अल्फा एक्सरेज का मतलब क्या हुआ। के अल्फा का मतलब हुआ कि भैया n=1 से बाहर निकला और n=2 में आया, तो एनर्जी कितना हुआ, एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस में E1। तो जब आप -3.4 एंड माइनस ये करिएगा तो कितना आता है, ऑलमोस्ट 10.2 आ रहा है, ठीक है। तो के अल्फा के लिए 10.2 EV। वहीं के बीटा के लिए कितना आता है, के बीटा का मतलब वो n=1 से बाहर निकला और n=3 से आया, तो जब आप -1.51 प्लस 13.6 कर देंगे तो ऑलमोस्ट 12.02 EV आ रहा है। अब इस हिसाब से तो सर अल्फा की एनर्जी कम है, बीटा की एनर्जी ज़्यादा है, इंटेंसिटी इज समहाउ रिलेटेड टू एनर्जी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में पूछते हैं कि सर अल्फा की तो एनर्जी कम हुई और बीटा की एनर्जी ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी क्यों अल्फा की ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पर एकदम डीप फिजिक्स है, ट्राई टू फील द पॉइंट बच्चा लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखना ध्यान से। n=1 एंड देन n=2, और एक और कंसिडर कर लेते हैं। मेरा यहाँ पर डायग्राम छोटा पड़ रहा है, रुको मैं दूसरे स्लाइड पर चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इसको रफ कर दें ताकि आप लोगों के लिए नोट्स बहुत अच्छे तरीके से रहे, ठीक है। हम चलते हैं नए वाले स्लाइड पर। आइए बच्चा देखिए, तो मैंने कहा n=1, n=2 एंड n=3। अब आप सोच करके देखो कि n=1 में यहाँ पर एक वैकेंसी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। नाउ टेल मी किसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी जंप मारने की इन n=1। क्या n=2 वाला ज़्यादा से ज़्यादा जंप मार के यहाँ पर आ सकता है या n=3 वाला आ सकता है। आप कहेंगे सर दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पहले कौन पहुँच सकता है। ऑफ कोर्स द ऑर्बिट विच इज क्लोज टू n=1। ट्राई टू फील दिस पॉइंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, n=1 में वैकेंसी थी, 2 से भी आ सकता था, 3 से भी आ सकता था, लेकिन ज़्यादा कौन आएगा, 2 वाले ज़्यादा आएंगे। तो 2 वाले अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ गए तो मान लीजिए कि जब 2 से यहाँ पर आता है 1 में, तो इसकी एनर्जी भले 2 EV है, एग्जाम्पल के तौर पर 2 से 1 में आता है 2 EV, और जब 3 से 1 में आता है तो ये एनर्जी है 10 EV।
दो ईवी वाले जंपिंग यानी कि 2 से 1 वाले जंपिंग 10 बार है, 10 टाइम्स है, और ये है आपका 2 बार या तो 3 बार। इतना तो आपको समझ में आएगा कि 3 से 1 वाला जंपिंग वो है दूर है, इसलिए उसके ट्रांजिशंस कम से कम होंगे। तो अगर ये 2 से 3 बार मारता है तो भी ये 30 ईवी हुआ, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ, अच्छा इतना भी डिफरेंस नहीं होगा, मैंने एक गलती कर दी, 2 ईवी या 10 ईवी नहीं है, अभी आपने देखा था 2 से 1 में। फिर से समझाता हूँ, 2 से 1 में जब जंप मार रहा है तो ऑलमोस्ट 10 ईवी, और ये है आपका 12 ईवी। ये 10 बार होने के चांसेस हैं, एक एग्जांपल लिया है, सिर्फ 10 बार हो सकता है, और 10 बार के कंपैरिजन में ये 2 बार या फिर 3 बार हो सकता है। तो इसकी टोटल एनर्जी हुई 12 दूनी 24, और इसकी हो गई 100 ईवी। भले एनर्जी का गैप कम है फॉर 2 to 1 वाला ट्रांजिशन, बट possibilities of transition from the 2 to 1 is more than 3 to 1, and this is the biggest reason why we get this intensity of alpha is greater than beta। सबसे ज़्यादा के अल्फा का होता है, बिकॉज 2 से 1 में ट्रांजिशन ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से एल अल्फा का सोचिए, यानी 2 से बाहर निकला 3 से आया तो उसके ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, इसीलिए ये ज़्यादा है कंपैरिजन टू बीटा के। नाउ आई होप माई बच्चा पार्टी यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और ये वाले ग्राफ डायरेक्ट आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। तो ये हम समझ लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लैम्बडा मिनिमम हमने समझा। अच्छा हम यही थे ना, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को करते वक्त ना हमें कुछ कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि नीट है वो आपकी एक्यूरेसी चाहता है, आपका स्पीड भी चाहता है। तो वो चाहता है कि आप छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करो, क्योंकि 720 में से 720 मार्क्स लाने हैं तो हमें ऐसे गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से उसको याद कर लेना बच्चा। एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाई लैम्बडा हम सब जानते हैं। एच कॉन्स्टेंट है 6.625 10⁻34 जूल पर सेकेंड, सी 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ अगर मीटर में है तो एनर्जी आपका जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए बच्चा लोग कि एनर्जी का फॉर्मूला, ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये सब पूरा आया हुआ है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, एच की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, पहले आंसर जूल में आएगा। एंड वी नो दैट 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो आप क्या करना कि आपके आंसर को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना, ये आंसर आपका ईवी में आ जाएगा। बट कंडीशन ये है कि तब आपका वेवलेंथ मीटर में नहीं है, आपका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। यानी एनर्जी का सही इक्वेशन एच सी बाई लैम्बडा याद करने के बजाय हमें क्या याद रखना चाहिए, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, दैट मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, एंड नाउ योर एनर्जी इज कमिंग इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 12400, जो कि ईवी था ही, एंगस्ट्रॉम लैम्बडा आ रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और यही एनर्जी आपका ईवी था, और वो वी क्या था, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम वाला इक्वेशन आपने लिखा था। ये देखिए, ये आपका क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कई बार न्यूमेरिकल के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि लैम्बडा इज इक्वल टू 12400 वी ए, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ई से ई कट जाएगा तो आपका इक्वेशन समहाउ कुछ वैसा ही बन जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है। तो एनर्जी का इक्वेशन 12400 अपॉन पे लैम्बडा एंगस्ट्रॉम और एनर्जी ईवी में है। बट अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है और हमें जो लाइट दी है, जो एक्सरेज दी है, उसका हमें एनर्जी पता है 12400 ईवी, और अप्लाइड की एनर्जी मुझे पता है, या पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल पता है तो जनरली इसे मल्टीप्लाई किया तो मतलब एनर्जी आ गई। तो ये आपका एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट आंसर है। यहाँ लिखा है मैंने, गिवन एनर्जी ऑफ एक्सरे एंड अप्लाइड एनर्जी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमें एग्जाम्पल करने, बट उससे भी पहले हम पहले मोसलेज लॉ कर लेते हैं। क्या है ये मोसलेज लॉ, मोसले कुछ भी कह सकते हो, आशा भोसले नहीं, मोसले। बेसिकली आपने देखा बच्चा लोग कि जो हम जब एक्सरे पढ़ रहे हैं तो उस एक्सरे के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा साइको नेचर वाला है कि वो एनोड को बहुत डीप पेनिट्रेट कर दे रहा है, और डीप पेनिट्रेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके जो सेल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है।
जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल गया तो जो एटॉमिक नंबर है उस टारगेट का या उस एनोड का वो तो ऑफ कोर्स चेंज हुआ। पहले जहाँ एनर्जी का इक्वेशन -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ऊपर जेड स्क्वायर होता था, अब हाइड्रोजन के लिए आप Z1 ले लेते थे कल की क्लास में, वही इक्वेशन कुछ अब इस तरीके का दिखेगा। ध्यान रहे कि ये एक आ रहा है इसलिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ के अल्फा की, यानी n बराबर 1 से बाहर निकला। अगर यही सिचुएशन ऐसा होता, हम के बीटा की बात कर सॉरी एल अल्फा की बात कर रहे होते, तो के सेल होगा तो हर बार यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि 1 से बाहर निकल गया। और अगर यही एल होगा तो Z-2 रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि के अल्फा है तो n बराबर 1 से बाहर जाएगा और n बराबर 2 से आएगा। तो हम फर्स्ट वाले के लिए एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं और सेकंड वाले के लिए एनर्जी का इक्वेशन लिख लेते हैं। n की जगह पर मैंने 1 लिखा, n की जगह पर मैंने 2 लिखा। अब मैं E2 माइनस E1 निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने स्लाइड बनाया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स। तो जब हम E2 माइनस E1 करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज को मैंने जूल में रख दिया क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस है बोहर मॉडल के हिसाब से HF के बराबर है, राइट। अब ये सारा कुछ कांस्टेंट है, H भी इवन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को मैंने √C से कर दिया बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर था, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। H तो ऑलरेडी यहाँ कांस्टेंट में चला गया तो ये पूरा कांस्टेंट √C हो गया एंड Z-1 का स्क्वायर Z-1 हो गया। उस वक्त उस दौर आज के 150-200 साल पहले जब केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल बनाई जा रही थी तो बहुत सारे एलिमेंट मिसिंग थे बच्चा लोग। मोस्टलेस इसके लॉ के इसी इक्वेशन का यूज़ करके बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पता लगाया गया। कैसे कि अगर आप कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो तो टारगेट आप अलग अलग मटेरियल का रखो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करो, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपको Z निकल जाएगा, यानी एटॉमिक नंबर निकल गया। तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा वो इस वाले इक्वेशन से पता लगाया गया। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा। एक्सरे स्पेक्ट्रम में हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई, ठीक है, और इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने Z निकाल दिया तो हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया कि अच्छा ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट की Z जो एटॉमिक नंबर है वो ये है। यानी एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान रहे, नीट को अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमको ये जो 1 लिखा हुआ है उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर k है तो 1 होगा, l है तो 2 होगा, m है तो 3 और n है तो 4, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। यहाँ लिखा भी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर k इट इज गोइंग टू बी 1। इट्स डन। तो जितना कुछ भी आपके एक्सरे से क्वेश्चन बन सकता है वो सब इसी लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको 3-4 बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन एक्सरेस के अंदर आते हैं। जनरली वेवलेंथ कैलकुलेट करने को हुआ, एनर्जी कैलकुलेट करने को हुआ तो कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन कुछ थोड़े से इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उसको हम समझते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, राइट बच्चा लोग, लेट्स स्टडी दिस एग्जाम्पल। तो ये नीट का ही क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलता रहेगा, इसलिए बार बार कहता हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। फॉर टंगस्टन एटॉमिक एनर्जी लेवल ऑफ, राइटिंग पे मत जाइए बच्चा, मुझे पता है बहुत घटिया है लेकिन ठीक है चल जाएगा। फॉर टंगस्टन एटॉमिक एनर्जी लेवल ऑफ KLMR गिवन 69.5 की इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज 11.3 एंड 2.30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। तो टंगस्टन है और उसके अंदर अगर K निकलता है एक्सरे, L निकलता है और M निकलता है तो उनकी एनर्जीज दे रखी है। कह रहा है कि फॉर ऑब्टेनिंग द लैम्बडा मिनिमम व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एंड ऑल्सो कैलकुलेट लैम्बडा अल्फा एंड लैम्बडा बीटा। अगर मुझे वेवलेंथ को मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए, अप्लाइड पोटेंशियल कितना होना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमें लैम्बडा अल्फा और लैम्बडा बीटा भी पूछ रहा है। देखो बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन घुमाता है तो फिर बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, उसको सही करने का काम बाबा SSP करेंगे। आइए देखिए, कलर ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास में एनर्जी 69, ये देखो एनर्जी है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, राइट बच्चा। नाउ वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू वी, W इज इक्वल टू QV, Q हमारा E है। तो बेसिकली एनर्जी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे 69.5 वोल्टेज जो है आंसर मुझे दिखता हुआ लग रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने 69.5 को ही क्यों सिलेक्ट किया? बड़ा सिंपल सा बात था बच्चा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में ई वी। मुझे इसे मिनिमम करना है तो मुझे इसे मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, यानी जो अब पोटेंशियल है वो है 69.5 इंटू 10⁻³ वोल्टेज। डन। अब आपसे वो यहाँ पर सवाल क्या करता है, जरा ध्यान दीजिए, लैम्बडा अल्फा एंड लैम्बडा बीटा। नाउ मेरे लाल बाल गोपाल ध्यान से देखना, E2 माइनस में E1 इज इक्वल टू वॉट? दैट इज एच सी अपॉन में लैम्बडा। ठीक है, राइट। सो अगर मैं यहाँ से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाता हूँ, सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में E2 माइनस में E1। अब देखिए यहाँ पर वो इक्वेशन का कितना अच्छा यूज़ हो जाएगा। हमें लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो यही इक्वेशन को हम लिखेंगे 12400 और ये आपका EV एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। और E2 एंड E1 हमारे पास में है, E2 का मतलब L और E1 का मतलब K। तो 69.5 एंड 11.3 हमारे पास में यहाँ पर साफ साफ है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, राइट। तो 69.5 माइनस में 11.3, इक्वेशन को जब हम माइनस करते थे, E2 माइनस E1 करते थे तो ऑटोमेटिकली वो प्लस ही आता था, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए मोजलेस वाले में मैंने एक्सप्लेन किया है, ये देखो जब आप E2 माइनस E1 करोगे तो आपका आंसर प्लस में ही आ जाता है। तो एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वैसे भी वेवलेंथ है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए 69.5 एंड देन माइनस 11.3, और ये किलो को आप चेंज कर लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपको लैम्बडा अल्फ़ा मिल जाएगा। इसी इक्वेशन का यूज़ करना है लैम्बडा बीटा के लिए भी, 12400, और क्योंकि लैम्बडा बीटा की बात करें तो 1 से बाहर जाएगा, 3 से आएगा, तो हम यहाँ पर 69.5 माइनस में क्या कर देंगे 2.30 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए बच्चा, विल गेट योर आंसर। डन, मज़ा आया, ग्रेट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम सवाल में देख पा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेवलेंथ फॉर द के अल्फा एक्सरेज इज 71 पिकोमीटर, DC सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। तो नैनो में कितना होता है -9, और पिको में 3 और बढ़ा दीजिए तो माइनस में 12। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं बिकॉज एंगस्ट्रॉम में करने से हमारा काम आसान हो जाता है। तो 0.71 एंड देन एंगस्ट्रॉम, बिकॉज 10⁻12 था ही, इंटू 10⁻2 हटा दूंगा तो वो -10 के साथ एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ द मोलिब्डेनम एटम विथ अल्फा with a k electron knocked out is 23.32. Oh, then what will be the energy of this atom when L electron is knocked out? अगर k से बाहर निकलता है तो एनर्जी 23.32 है, तो अगर L से बाहर निकले तो क्या होगा? नाउ यू नो दैट कि अल्फा का सिचुएशन का मतलब यही होता है कि n बराबर 1 से बाहर निकले और n बराबर 2 से अंदर आ जाए। तो E के माइनस में EL इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा अल्फ़ा। सो ये हो गया 12400 एंगस्ट्रॉम में एंड अपॉन में लैम्बडा अल्फ़ा, एंड दैट शुड बी इन EV, राइट बच्चा लोग। सो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो लैम्बडा अल्फ़ा हमारे पास में 0.71 एंगस्ट्रॉम है, इसको सॉल्व करके यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। नाउ सी ई के मेरे पास में है तो EL आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी छोटा सा टास्क आपको दिया बच्चा लोग, कैलकुलेशन आप करेंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या आंसर आया। मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, नीट का एग्जाम्पल है, पढ़िए ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन करंट इन एक्सरे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 40 किलो वोल्टेज इज 10 मिली एम्पियर, यानी वोल्टेज दे रखा है और इस वोल्टेज पर जो करंट पास हुई वो 10 मिली एम्पियर की है। सवाल ये कहता है कि एज्यूम दैट एन एवरेज ऑफ 1% ऑफ द टोटल, दो बार में लिखा, एन एवरेज ऑफ 1% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द टारगेट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सरेज
1%, टोटल एनर्जी का 1% ही जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है एक्सरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो सवाल है कि व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द एक्सरे एंड हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द टारगेट। बेसिकली यहाँ पर आपको टोटल पावर कितना यूज़ हुआ वो बोल रहा है। तो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। टोटल वोल्टेज कितना है बच्चा लोग, 40 किलो यानी 10⁻³ एंड मिली है, मतलब कि 10⁻³ मिली है, वो मिली नहीं हुई। तो ये 400 वाट यानी इतना पावर यूज़ हो रहा है, बट उसमें से सिर्फ 1% का ही कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो ज़रा ध्यान से समझो कि अगर 1% का ही कन्वर्जन हो रहा है तो एक्चुअल में इसका यूज़ कितना हुआ, यानी जो पावर ऑफ एक्सरे हुआ वो तो सिर्फ 1% ही है। तो 400 का जब आप 1% निकालिएगा तो कितना हो गया, 4 वाट। सिर्फ 400 वाट में से सिर्फ 4 वाट ही एक्सरेज में डिलीवर हो रहा है। तो बाकी के 396 वाट कहाँ जाएंगे, ऑफ कोर्स लॉस हो जाएंगे। सवाल में दूसरा नंबर पे यही पूछता है कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द टारगेट। तो ये जो लॉस हुआ वो हीट के फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि जो हीट लॉस हुआ वो आपका हो गया 400 माइनस में 4 जो यूज़ हो गए 396। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास बच्चा लोग। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है। अभी 2-3 दिन और रेस्ट मोड पर हो सकता हूँ, बिकॉज एंकल के अंदर बहुत ही गंदा वाला स्प्रेन है, वो हमारी ही गलती थी। तो अभी क्लास आपकी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस तरीके के रिकॉर्डिंग सेशन से। एंड चाणक्य नीति 4.0 पर फुल काम चल रहा है, आपके पूरे नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करना, उसमें हम लोग ज़रूर लौटेंगे। और न्यूक्लियाई चैप्टर जो है उसे हम लोग कल फिनिश कर रहे होंगे। ये सेशन आपने देख लिया है तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल का सब्सक्राइब कर लिया बच्चा लोग। अगर नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना, बिकॉज कल का सेशन आएगा आपका न्यूक्लियाई, राइट। एंड दिवाली के दिन बहुत बड़ा धमाका होगा, इस दिवाली कुछ अलग होगा आप लोगों के लिए। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द क्लास। मेक श्योर कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, एंड साथ ही साथ डेली नोट्स के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So thank you so much. See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Love you all. Take care. Jai Hind.